जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन के। ईएमआरएस के तहत जो है टीचिंग तथा नॉन टीचिंग दोनों तरह के पोस्ट आए हुए हैं। टीचिंग में जो है टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल की पोस्ट निकली हुई है। नॉन टीचिंग में लैब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, इन सब की पोस्ट निकली हुई है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये ईएमआरएस की एग्जामिनेशन की, चाहे आप टीजीटी की, पीजीटी टीचिंग पोस्ट की कर रहे हो या नॉन टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, ईएमआरएस के लिए अगर किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग दो मेन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहली चीज़ है स्ट्रेटजी की, मतलब तैयारी के लिए हम अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, क्योंकि हर एग्जामिनेशन के लिए, हर पोस्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आईएएस के लिए अलग स्ट्रेटजी काम करती है, पीसीएस के लिए अलग है, और इसी तरह ईएमआरएस के लिए भी आपको एक अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और स्ट्रेटजी में हम पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन हम करें, हमारा बेस्ट टाइम टेबल क्या हो, हम स्टडी का जो टाइम टेबल है उस पर कैसे चिपके रहें। दूसरी चीज़ फिर हमारी आती है कि हम लोग तुक्का कैसे मारें। तुक्का इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी हो एग्जामिनेशन में, चाहे वो सेलेक्टेड हो या टॉपर हो, कोई भी हो, हर कोई गेस करता है। गेस सबको करना पड़ता है और गेस करना ज़रूरी भी है। नहीं करोगे तो अपने आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसको सब कुछ आता हो और सब एक ही बार में फटाफट लगाते चला जाए। बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसमें आपको 3 आंसर में कन्फ्यूजन होगा, 2 आंसर में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो गेस कहीं ना कहीं लगाना होगा। और यही जो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, जो कैलकुलेटेड गेस करना है, जो आर्ट है, जो साइंस है, उसी की मदद से हम लोग ये जो है, जिसे हम तुक्का कह रहे हैं, हम ये अक्कड़ बक्कड़ जुआ खेलने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से रिस्क लेके हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद गेस करेंगे। उस हिसाब से हम ये तरीका भी सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको तुक्का लगाना चाहिए। और दूसरा चीज़ इसी में हम ये भी बताएंगे कि जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो उस निगेटिव मार्किंग से भी कैसे हम बचें कि हमारा जो है जो ओवरऑल स्कोर बने उसमें निगेटिव मार्किंग जो है किसी तरह से प्रभावित ना कर पाए। तो पहली चीज़ है कि स्ट्रेटजी क्या हो। स्ट्रेटजी के लिए हम बताएंगे आपको जो है 3 पी है। एक है पी फॉर प्रिपरेशन, आपकी कैसी हो, प्रिपरेशन कैसे करना है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ है रिवीजन, क्योंकि प्रिपरेशन कुछ भी कर लो, कोई भी चीज़ स्टडी कर लो, कोई भी किताब पढ़ लो, कितनी भी अच्छी कर लो, बिना रिवीजन के मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सारी चीज़ें याद रखना उस समय इतना होच पोच हो जाएगी, इतनी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट दिया हुआ, रीजनिंग है, उसी पे जीए है, करंट अफेयर है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब कुछ होगा। तो बिना रिवीजन के अगर नहीं करोगे रिवीजन सही समय पे और कई बार, तो मामला जो है बाद में गड़बड़ हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है इसी में स्ट्रेटजी में, वो है हमारी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, समय लिमिटेड होगा। 2 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर हो सकता है, 150 मिनट का पेपर हो सकता है, जो भी आप चाहे पीजीटी टीजीटी, इसके अलग अलग समय दिए गए हैं, अलग अलग क्वेश्चन की संख्या दी गई है, वो आपको भली बात पता है। तो वो चीज़ आपको इसमें प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको जो है मॉक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपको इसलिए करना पड़ेगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। दूसरी चीज़ हो, जो एग्जामिनेशन में हम लोग जो है हड़बड़ाहट में, प्रेशर में आके गलती करते हैं, वो चीज़ हमारी सही हो जाएगी, वो प्रैक्टिस से सही होती है। दूसरी चीज़ होती है कि जो चीज़ होती है टाइम, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है ये आपको करना पड़ेगा एग्जामिनेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं है, समय बहुत कम पड़ेगा। क्योंकि रीजनिंग में आपको टाइम लग सकता है, आपको इंग्लिश पढ़ने में टाइम लग सकता है, आपकी हिंदी कंप्रीहेंशन में टाइम लग सकता है। तो टाइम को बचाना कैसे है, कैसे आप अपने को स्पीड करोगे, ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से इंप्रूव होंगी। तो स्ट्रेटजी आप ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन या ईएमआरएस लैब अटेंडेंट या टीजीटी या पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो पहली चीज़ आपको अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है। प्रिपरेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, पहला चीज़ आपको देखना है पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न का मतलब है कि क्या पूछे जाएंगे, कितने सब्जेक्ट हैं, कितने मिनट का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, एक क्वेश्चन पे कितने नंबर मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पैटर्न से क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ आपको देखना होगा सिलेबस। सिलेबस पूरा कंप्लीट आपको देखना होगा, कौन सा सिलेबस कितना चीज़ दिया है, हिंदी में क्या पढ़ने हैं, इंग्लिश में क्या चीज़ पढ़नी है। ऐसा ना हो कि आप पूछा जा रहा है आपको जो है, आप वानर सेना में भर्ती होने के लिए एप्लीकेशन दे दिए और आप जो है बैठ के जो है दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो। अगर वानर सेना में भर्ती होना तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा, दुर्गा चालीसा से काम नहीं बनेगा। तो इस तरह से जब तक ये आपको तब क्लियर होगा जब आप पूरा सिलेबस पढ़े हों, हर एक चीज़ की एक डिटेल आपको जानकारी हो कि भाई हिंदी में हमको ये 4 चीज़ें पढ़नी है, 5 चीज़ें इंग्लिश में पढ़नी है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं पढ़ना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस सिलेक्शन में, इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है। हमें अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इधर उधर, हमारे पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा कि जो है हम लोग जो है सब कुछ पढ़ें। चलिए, तो पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया। उसके बाद प्रिपरेशन में आता है आप सबके सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा।
बिना टाइम टेबल बनाए जो है, और इस टाइम टेबल पे चिपके रहना बहुत जरूरी होगा। टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाइएगा। हो सकता है कि आप कोचिंग कर रहे हो सकता है आप जो है पढ़ाई कर रहे हो सकता है कि आप सिर्फ दिल्ली, इलाहाबाद या कहीं पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरी तरह आप फ्री हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी उस तरह से टाइम टेबल बनाइएगा और टाइम टेबल पे चिपके रहिएगा। 2 महीने चिपक जाओ पूरा उसी पे। सारी दोस्ती यारी बाद में 2 महीने बाद कर लेना। सारा सोशल मीडिया और ये सब बकवास चीज़ें जो है 2 महीने बाद कर लेना। 2 महीने उस अपने टाइम टेबल पे चिपक के इसकी प्रिपरेशन कर लो, सिलेक्शन जरूर होगा। टाइम टेबल बनाने में आपको जो है ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपको जो है 15 घंटा 20 घंटा जो है टाइम टेबल बना लो और फिर जो है उसको फॉलो ना कर पाओ। जो प्रैक्टिकल है जितना किया जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण है इस टाइम टेबल में कंसिस्टेंसी। अगर आप सिर्फ डेली 5-5 घंटा ही पढ़ रहे हो तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये बहुत कम है। 5 घंटे भी अगर आपने जो है ढंग से पढ़ लिया, पूरे तन मन धन से पूरा फोकस होकर पढ़ लिया, तो वो भी काफ़ी हैं। आप 20 घंटे पढ़ लो और आपका मन ही नहीं लग रहा है, यहाँ की बातें वहाँ सोच रहे हो, वहीं में मोबाइल चला रहे हो, वहीं में व्हाट्सअप देख रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो टाइम टेबल आप बनाइएगा वो बनाइएगा 8-8 के रूल पे। 888 रूट इसको कहते हैं। 888 ये कहता है कि 8 घंटे आप जो है स्टडी के लिए अपना बना लीजिए। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे स्टडी के लिए, 8 घंटे आप जो है अपनी फैमिली के लिए, फैमिली है परिवार से बात करना, दूर रह रहे हैं तो बात कर लीजिए, फ्रेंड्स होंगे आपके उनसे मिल लीजिए, या फिर कोई चीज़ फन के लिए जो आपकी हॉबी है उसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे दिमाग जो है आपको तरोताज़ा होगा, आपका फ्रेश होगा। और 8 घंटे जो बाकी चीज़ें हैं वो सोने के लिए है। सोना बहुत ज़रूरी है, तो सोना भी कम से कम 8-9 घंटे डेली सोइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 घंटे का जो स्टडी प्लान आप बनाएंगे तो उसको अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा। जो सबसे चीज़ होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्टडी प्लान में, वो चीज़ होती है कि आपको क्या करना है। चलिए इसको स्टडी वाला फिर से देख लेते हैं। जो हमारा टाइम टेबल है, टाइम टेबल में हमने कहा कि कम से कम 8 घंटे का टाइम टेबल, 8 घंटे डेली आपको पढ़ने, ये मिनिमम है। जैसे जैसे एग्जामिनेशन आपका करीब आएगा थोड़ा थोड़ा टाइम इसमें आप बढ़ाते रहिएगा। आज 8 घंटे पढ़ रहे हो सकता है एग्जाम जो है 10 दिन बाद हो, तो आप जो है 15 घंटे पढ़िएगा, क्योंकि आप कर सकते हो। लेकिन 8 घंटे जो नींद वाला टाइम है उसमें जो है कोई कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। 8-9 घंटे डेली सोना ही सोना है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे एग्जाम कल हो या परसों हो, इतनी नींद, प्रॉपर नींद लेनी ही लेनी है। आप फैमिली, फ्रेंड और फन वाला जो टाइम है 8 घंटे का, उसमें आप कटौती कर सकते हो। ये जो 8 घंटे आपके हैं इसको आप बांटिएगा किस तरीके से। पहला चीज़ बांट लीजिएगा जो है सुबह का समय है, सबसे बढ़िया टाइम होता है पढ़ने का, माना जाता है, क्योंकि यहाँ फ्रेश होकर आदमी उठता है तो तरोताज़ा होता है, दिमाग जो है फ्री होता है, चीज़ें याद होती हैं। तो ये सुबह वाला जो समय है, सुबह का समय आप 7 बजे उठिए या 6 बजे उठिए, जिस भी समय आप उठते हैं इसको जो है आप उसी हिसाब से बना लीजिएगा। 4 घंटे का बनाइएगा। 4 घंटे जो है सुबह पढ़िएगा, या आप इसे 2-2 घंटे में तोड़ सकते हो या 1-1 घंटे में तोड़ सकते हो। तो 4 घंटे आपका सुबह का करिएगा, चाहे उसी हिसाब से करिएगा। अगर आप कोचिंग जाते हो, अगर आपको 10 बजे कोचिंग जाना है तो आप सुबह जल्दी उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, 6 बजे उठ जाइए, उस हिसाब से करिएगा। उसके बाद शाम का समय या दोपहर के बाद का जो समय होता है, दोपहर में एक थोड़ी सी हल्की सी नींद ले लीजिएगा। आधा 1 घंटे खाने पीने के बाद जो है, लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा, 1-1.5 घंटे सो लीजिएगा। उसके बाद जो है आप फिर 2 घंटे खींच दीजिएगा, 2 घंटे फिर खींचिएगा, 2 घंटे फिर पढ़िएगा। और फिर जो है शाम का समय या फिर जो रात का समय होता है, इस 2 घंटे वाले में, दोपहर वाले में आपको थोड़ा हल्का फुल्का सब्जेक्ट रखिएगा। सुबह के समय वाला जो हार्ड सब्जेक्ट है, जिसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो हार्ड सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो सकता है, आपका रीजनिंग हो सकता है, आपका जनरल नॉलेज हो सकता है। जो भी चीज़ में आप में वीक है या जिस पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत हो, उसको सुबह पढ़िएगा। उसके बाद जो है दोपहर के समय उसी हिसाब से आप कोई चीज़ जो है, कोई सब्जेक्ट उठा लीजिएगा। जो भी चीज़ आपको है इस 2 घंटे के उसको कर लीजिएगा, या इसको आप 1-1 घंटे का ब्रेक कर सकते हैं। और शाम का या रात के समय का है, रात का समय है, अब इसमें भी आपके पास 2 घंटे होंगे। 2 घंटे आप रिवीजन के लिए रख सकते हो। आपको जो भी दिन भर में पढ़ा है वो उसको देख सकते हो कि हमने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा है। आप ये भी देख सकते हो, आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो, ज्ञानालय देख सकते हो। जो भी चीज़ है रात में देखिएगा, थोड़ा सही रहेगा। शाम के समय दिमाग जो है इधर उधर ज़्यादा हो जाता है, तो इस हिसाब से आप इसको जो है करिएगा। तो ये रही टाइम टेबल की बात हो गई हमारी। टाइम टेबल हो गया, प्रिपरेशन चीज़ हमारी आ गई। प्रिपरेशन में हमने पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख दिया, और हमारा जो है 8 घंटे का टाइम टेबल बन गया। सुबह, शाम और दोपहर का हमने जो है 3 टाइम का अपना उसी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लिया है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो 8 घंटे का या 7 घंटे का या 5 घंटे का या 10 घंटे का जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है, डेली उस पर फॉलो करिएगा, उस पर टिके रहिएगा, क्योंकि जो है कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। समय
ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है 50 दिन या 60 दिन, आज के दिन में देखें तो 2 महीने में जो है लगभग 2 महीने के अंदर जो है एग्जामिनेशन होने की संभावना, अगर कोई बड़ी अड़चन ना आई तो इस हिसाब से 60 दिन के हिसाब से हमें पूरी अपनी तैयारी करनी है। अब दूसरी चीज़ है, इसी स्ट्रेटजी में हमने कहा कि प्रिपरेशन में जो ये सारी चीज़ें थी वो था रिवीजन। आर जो है जो पीआरपी रूल है, स्ट्रेटजी हमारी पीआरपी रूल पे आती है। पी फॉर प्रिपरेशन, आर फॉर रिवीजन और पी फॉर प्रैक्टिस। प्रिपरेशन हमारी सारी इसी टाइम टेबल पे चलेगी, सारे सिलेबस पे चलेगी। हम उतनी चीज़ देखेंगे, हम अपने सिलेबस को ही पढ़ेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ उसमें पढ़ रहे हैं, सारा चीज़ जो है उसी में घाल मिल हो रहा है। हम सिर्फ अपने सिलेबस पे टिके रहेंगे, हम वही किताब पढ़ेंगे जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। अगर हमने हिस्ट्री की ये किताब पढ़ी है तो हम उसी किताब पे जो है फिर से वही पढ़ेंगे। ये नहीं है कि हम जो है अभी 60 दिन में जो है हमने किसी ने बता दिया कि जो है पॉलिटी पढ़ लो रश्मिकांत की, और आज से पहले हमने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी थी तो पता चला कि आपको 2 महीने इसी में लग गए। तो जो चीज़ हम पहले से पढ़े हैं उसी को हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उसी बुक को पढ़ने की सजेस्ट करेंगे, वही बुक आपको जो है पढ़ते रहना है। रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो है जो भी प्रिपरेशन या जो स्टडी करोगे उसकी हल्की फुल्की नोट्स आप बनाते चलिएगा, क्योंकि रिवीजन के समय उसी नोट्स को आप कर पाएंगे, उसी नोट्स को पढ़ पाएंगे। तो रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो एग्जामिनेशन में चीज़ें भूलेंगे तो मामला गड़बड़ाएगा। तो रिवीजन जो है याद करने के लिए, क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म की मेमोरी होती है, हम जो पहली बार पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म होती है, रिवीजन करते हैं तो वही मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म में जाके सेव हो जाती है, तो लंबे समय तक हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। तीसरा जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है, मॉक जैसे दिया जाता है, हम लोग जो है अगर आप 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे का वही एकदम सिलेबस के हिसाब से जो मॉक कहीं पे भी जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाए या फिर मॉक जो है मॉक टेस्ट मिल जाए तो उसको दे लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो समय प्रबंधन की है, टाइम मैनेज की है एग्जामिनेशन की, अगर 2 घंटे में आपको 200 150 क्वेश्चन करने हैं तो आप उसी हिसाब से करोगे। अगर जो है प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के समय नहीं हो पाएगा और जो है पूरा जो है क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे और फिर समझ जाइए कि आपका एग्जाम भी छूट जाएगा, आपका सिलेक्शन भी वहीं पर छूट जाएगा। तो प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है, और ये बाद में थोड़ा सा करिएगा जब आप थोड़ी पढ़ाई कर लीजिएगा, जब एक महीने बच जाए या 15 दिन बन जाए तो लगातार डेली एक जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डेली एक जो है पेपर की प्रैक्टिस करिएगा। तो ये रही जो है EMRS की स्ट्रेटजी के बारे में, हमने जो है स्ट्रेटजी पूरी पढ़ ली। जो है टाइम टेबल हमारा जो है क्या बेस्ट होना चाहिए, क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो चीज़ हो गई। अब चीज़ बचती है हमारी क्या, जो हमने कहा कि तुक्का वाली चीज़ होती है। तुक्का हर कोई मारता है, चाहे माने या ना माने। तुक्का टॉपर भी मारता है, तुक्का जो है आप और हम सब मारते हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता। अगर 100 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सब पे जो है हम खुशी हों। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो चीज़ हमें जो है नहीं आती है, तो एग्जाम में क्या होता है कि रोने वाली स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में रोने की नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, इधर उधर देखना, ताकना, तुकना शुरू कर देते हैं। गेस हमें करना है। तुक्के का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वहाँ पे जाके जुआ खेल रहे हैं या फिर ये कोई जो है गलत चीज़ है, या ये सही तरीका है, कोई ज़रूरी नहीं है ये जो कोई इसमें गलत है। ये जुआ नहीं है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके एग्जामिनेशन में आंसर लगाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे ए लगा लो सारा का। कोई कह रहा है कि बी होता है तो सब जितने बच रहे हैं सब में बी लगा लो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है, कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान हमें रखना होगा। तुक्का मारेंगे कैसे, तुक्का मारने के लिए ज़रूरी है, अब तुक्का साइंस भी है, एक साइंस है, आप इसे मान सकते हो, और ये आर्ट भी है तुक्का मारना। तुक्का का मतलब है कि हम जो है कैलकुलेट करते हैं, रिस्क कैलकुलेशन करते हैं कि भाई मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से हमें पता चल रहा है कि 2 ही ऑप्शन है जिनमें जो है ऑप्शन ए या फिर बी सही है, सी और डी तो 100% गलत है, तो हम 2 में जो है क्यों नहीं तुक्का लगा सकते। ए या बी में जो हम खेल ही सकते हैं, क्योंकि 50-50% चांस है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी पे भी लगाने पे, कोई भी जो है। तो हम गेस करते हैं, कॉमन सेंस यूज करते हैं, थोड़ी सी रीजनिंग करते हैं और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम कुछ तरीका बताने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगर इस तरह के एग्जामिनेशन में आएंगे तो आप उसमें तुक्का जरूर लगाइए। अगर आपको नहीं आ रहा, अगर आपको आ रहा तो 100%, अगर आप रहा तो आप तुरंत उसको सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, आप नेक्स्ट देख लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें आ रहा हो, आपको ना आ रहा हो सकता है कि आपको 1 नंबर आ रहा हो, हमें ना आ रहा हो, हमें दूसरा क्वेश्चन आ रहा हो। तो सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो हो सकता है जिसमें अगर आपको आ रहा है तो वो तो आप तो सॉल्व कर लेंगे। ये उस चीज़ के लिए है जिसमें आप जो है फंस रहे हैं, आपका क्वेश्चन फंस रहा है, आपका आंसर फंस रहा है, और आप जो है कभी 2 आंसर में अटक रहे हैं, 2 ऑप्शन में अटक रहे हैं या 3 में अटक रहे हैं। तब जो है आपको गेस करना है, आपको थोड़ी सी रीजनिंग करनी है, थोड़ा सा आपके अपने मन की बात को मानना होगा, क्योंकि दिमाग, जो चीज़ हम पढ़े होते हैं वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेव होता है। तो एग्ज़ाम में जो पहला इंट्यूजन आएगा कि भाई हाँ यार ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है,
पहली बार जो पहली चीज़ दिमाग में आप क्लिक करेगी कि हाँ ऑप्शन नंबर ये सही है, तो उसको सही मान के आप क्लिक कर दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि जो आपके दिमाग ने, आपके मन ने पहली बार कहा है वो सही होता है, पहली बार। अब आप उसमें तर्क कुतर्क करने लगेंगे तो फिर आपका उलझ जाएगा, फिर मेमोरी अपने आप में भटक जाएगी। पहली बार जो है, अगर आपने कहीं पे भी कुछ चीज़ वो पढ़ी थी, तो पहली बार जो क्लिक होगा वो चीज़ सही होने की उसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से आप जो है तुक्का या अपना गेस कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। पहला क्वेश्चन ये है कि किस खेल के चैंपियनशिप में गोल्डन बूट अवार्ड प्रदान करने वाले खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। अब ये चीज़ जो पूछ रही है कि गोल्डन बूट अवार्ड किस में दिया जाता है, किस खेल में दिया जाता है गोल्डन बूट अवार्ड। मान लीजिए आपको आता है, तो आपने जो है इस चारों में से जो भी सही है आपने लगाया, आप आगे बढ़ गए। लेकिन अगर हमें ये आता ही नहीं कि भाई गोल्डन बूट अवार्ड किस में दिया जाता है, हमें नहीं पता है भाई, तो हम क्या करें, तब हमारा चीज़ आता है कि हम गेस करें, क्योंकि हम सीधा छोड़ नहीं सकते। हर एक क्वेश्चन को बिना पढ़े या बिना आंसर देखे जो हम छोड़ नहीं सकते। हमें लड़ना होगा, हमें संघर्ष करना होगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें हर एक चांस को जो है, आप हर एक चांस पे जो है अपनी चीज़ करनी होगी। पहला चीज़ दे रहा है क्रिकेट इंडिया का, भैया हर एक को पता है क्रिकेट, अधिकांश लोगों को सब पता है क्रिकेट। तो क्रिकेट में हमने तो ऐसा कोई जो है ये चीज़ तो सुनी नहीं है कि गोल्डन बूट कुछ दिया जाता हो। ऑरेंज कैप है, पर्पल कैप है भाई, गोल्डन बैट है, गोल्डन बॉल है, ये सब दिया जा सकता है। लेकिन हमने गोल्डन बूट तो कभी नहीं सुना भाई क्रिकेट में दिया जाता हो। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। हमें नहीं पता कि किस में दिया जाता है, हम तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि कौन सी नहीं हो सकती। हम तो पहले ये देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो क्रिकेट नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिकेट हमने पढ़ा है भाई, क्रिकेट हम ये खेलते आए हैं, कहीं पे ऐसी चीज़ हमें मिली नहीं, तो हम इसको क्रिकेट को कर दिया आउट। बैडमिंटन, अब बैडमिंटन में बूट का मतलब क्या होता है भाई, जूता होता है, बूट में जूता हो गया, या जो बूट हम पहनते हैं वो हो गया। तो भाई बैडमिंटन में भी बूट का कोई काम तो आता नहीं भाई, बैडमिंटन होती है, रॉकेट होती है, उससे हम खेलते हैं, तो बूट का कोई मतलब तो सेंस बन नहीं रहा। तो हम इसको भी हटा दे रहे हैं, हम एलिमिनेट कर रहे हैं। हमें नहीं पता, लेकिन हम एक एक अपने जो है गेस के बेसिस पे, अपने रीजनिंग के बेसिस पे हम हटा रहे हैं। अब हमारे पास दो चीज़ बचती है, या तो फुटबॉल होगा या तो हॉकी होगी। हॉकी इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं कि हॉकी में भाई हमारे पास स्टिक होती है, हॉकी स्टिक दी जाती है, वहाँ पे स्टिक से सारा कुछ होता है। फुटबॉल में कुछ नहीं होता, फुटबॉल में सारा चीज़ पैर का होता है, आपके पैर का होता है, आपके जूते का होता है, जूता होता है, बूट होता है, उसी से होता है। तो हम जो है अपना गेस ये कर रहे हैं कि गोल्डन बूट जो अवार्ड होगा वो फुटबॉल में दिया जाता है। हाँ जी हाँ, अगर आप इसका आंसर भी देखें तो गोल्डन बूट अवार्ड जो है वो फुटबॉल में ही दिया जाता है। तो इस तरह से हम एक तुक्का लगाते हैं। चलिए और हम क्वेश्चन देखते हैं कि हम कैसे, अगर हमें और कुछ मिल जाए तो हम कैसे तुक्का लगाएंगे। 2023 में किस देश ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष यात्रा मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। ये पूछ रहा है कि 2023 में किस देश ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष यात्रा मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। चलिए पहला ऑप्शन दिया है भारत। अगर ये ऑप्शन आपको पता है तब तो आप तुरंत लगाइए और आगे बढ़िए, आपको गेस लगाने की जरूरत नहीं, आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं, आपने पढ़ा है तो काम खत्म। ये तो उनके लिए जिनने पढ़ा था, या जिनको जो है यहाँ पे भूल गए हैं, या जिन्होंने पढ़ा ही नहीं था, उनके लिए है कि अब इसमें हम गेस करके थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, हो सकता है कि हम सही कर ले जाएं। भारत में यार अगर कहीं भी होता है, अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री भारत का भेजा गया होता अब तक स्पेस मिशन पे, तो अब तक तो हल्ला काट दिए होते यूट्यूब वाले या फिर जो है जो पॉलिटिक्स वाले हैं, ये तो हल्ला काट दिए होते, इतना हल्ला काट दे कि भाई ये कर लिया, वो कर लिया, ये नहीं पहुंच पाया, इतनावां देश बन गया, चौथावां देश बन गया, पूरा हल्ला हो जाता है। तो ऐसी कोई चीज़ तो आई नहीं भाई। जो चीज़ आया वो आया चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 3 जो है वो मानव रहित मिशन है, उसमें कोई मानव तो गया नहीं, वो एक यान गई है, अपना रोवर गया है, अपना जो है वो गया, उसमें मशीन जो लेके गया है, कौन क्या कहते हैं उसका, लैंडर गया है और रोवर गया है, आदमी कोई गया नहीं है। हमारा जो आदमी ले जाने का प्रयास है वो है गगनयान लेके जाएगा, गगनयान। तो गगनयान तो अभी जो है बन ही रहा है, अभी गया तो है नहीं, कहीं लॉन्च तो हुआ नहीं है। तो अभी तो भारत होगा नहीं, क्योंकि भारत अगर होता तो ये कहीं ना कहीं हमें पता चली जाता, हम लोग जो है ज़रूर जान जाते, पेपर से जान जाते, सोशल मीडिया से जान जाते, व्हाट्सअप मैसेज से जान जाते, यूट्यूब से जान जाते, कहीं ना कुछ पता चली जाता। रूस, अब बचता है रूस यार बहुत पहले हो गया, 2023 की बात हो रही है। अरे यार रूस बहुत पहले जा चुका है। अमेरिका यहाँ दिया बहुत पहले, दोनों तो यार बहुत पहले जा चुके हैं। इन्होंने तो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बना रखा है, ISS बना रखा है, जहाँ पे जो है वहीं पे मानव ही रहते हैं। स्टेशन इस जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वहाँ पे चीन कह रहा हूँ, अमेरिका और रूस के ही तो वो रहते हैं, अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, और कौन रहता है। तो और ये बहुत आगे भाई, बहुत पहले जा चुके हैं। तो बचता क्या है, चीन। जी हाँ, चीन जो है राइट आंसर है।
2023 में चीन ने ही अपना ये जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष मिशन पूरा किया। तो इस तरह से एक और गैस हमने पूरा किया। चलिए तीसरा देखते हैं कि और हम कैसे गैस खेलेंगे। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, ये तो एक सैंपल है, एक उदाहरण है। इस तरह से कोई भी अगर आ जाए तो आपको क्या करना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, कब मनाया जाता है। आपको पता है तो आप इसमें से आंसर लगाइए और तुरंत आगे बढ़ जाइए। लेकिन नहीं पता है फिर क्या करोगे। यहाँ पे दिया है 5 जून, 15 अगस्त, 31 दिसंबर और 14 फरवरी। अब हम क्या करें भाई, हमको नहीं आता कि ये कब मनाया जाता है, तो हम क्या करेंगे, गेस करेंगे, तुक्का लगाएंगे। 14 फरवरी को जो है वैलेंटाइन डे होता है। हमने तो नहीं सुना कि कोई पेड़ पौधा लगा रहा हो इस दिन। तो वैलेंटाइन 14 फरवरी है तो ये तो होगा नहीं, हमने इसको काट दिया। हम देखते हैं 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को होता भाई नया साल आने वाला होता है। 31 दिसंबर को जो होता है सब सेलिब्रेट करते हैं रात में। यहाँ पे भी हमने कभी किसी को पेड़ पौधा लगाते हुए या फोटो डालते हुए तो डालना देखा नहीं कभी, तो ये भी नहीं होगा। 15 अगस्त को हमने देख लिया भाई आज़ादी का उत्सव है, स्वतंत्रता मनाई जाती है, लेकिन पेड़ पौधा तो लगता नहीं भाई। इस दिन भी जो है विश्व पर्यावरण दिवस कहीं हमने देखा नहीं। अब बता हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, तो ए जो है 5 जून। 5 जून जो है राइट आंसर है। जी हाँ, अगर ध्यान से देखोगे तो 5 जून के आसपास आपको जो है कुछ ना कुछ जो है किसी को पेड़ पौधा लगाते हुए देख लोगे, क्योंकि पर्यावरण दिवस है, जाहिर सी बात है लोग पेड़ पौधे लगाएंगे और उसको शेयर करेंगे, तो आप इसको पा जाओगे। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं तुक्के के कि क्या करते हैं भाई, तुक्केबाजी और आगे बढ़ाते हैं। अब महारथी हम तुक्केबाज बन के रहेंगे। तुक्केबाजी में भी महारथी अगर हमने बन गए, हमने अपना सारा चीज़ देख लिया, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी हमने तुक्केबाजी में खींच लिए और लगा लिए, तो सिलेक्शन फिर कोई रोक नहीं सकता माई का लाल। क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो 60-70 तो सबको आएंगे भाई। जिनका सिलेक्शन होना वो तो सब 60 लगा ही देगा, कितना भी जो है वो चीज़ हो। बचती है जो कटाव का जो अगला जो 20-25 नंबर होता है, उसमें किसके कितने सही हो रहे हैं। जो 50-50 वाले होते हैं कि 2 ऑप्शन में ये सही है या बी सही है, उसमें जिसका सही हो जाता है वही जो है भाई वो पार कर जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के महात्मा के रूप में मशहूर हो गया। स्वतंत्रता संग्राम, जब भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय जब भारत की लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए, तो कांग्रेस के महात्मा के रूप में एक आदमी प्रसिद्ध हुआ। उस व्यक्ति का क्या नाम है। अगर आपको पता है तो आप आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अगर नहीं पता है तो तुक्केबाजी या फिर हम लोग कैलकुलेटर रिस्क लेंगे, एक गेस करेंगे और कॉमन सेंस या रीजनिंग के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। भगत सिंह पहला ऑप्शन दिया है। भगत सिंह जो है महात्मा टाइप के आदमी थे नहीं, ये तो क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे। ये सब महात्मा वात्मा का काम उनका नहीं था। वो था कि जैसे अंग्रेज कर रहे हैं वैसे अंग्रेजों के साथ करो, मार पीट के इनको भगाओ। तो भगत सिंह का वो वाला सोचने का तरीका था। वो गरम बम वाले थे कि भाई बम फेंकोगे तो बम से मारेंगे, तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले थे। तो महात्मा तो ये नहीं थे। अब बचता है बी। अब देखो कोई भाई दिल पे मत लीजिएगा, ये सब चीज़ें खाली समझने के लिए है। अब दूसरा चीज़ है सरदार पटेल जी। अब सरदार पटेल जी का ज़्यादा रोल जो है पॉलिटिक्स में ध्यान रहता था उनका, जो है राजनीति में इस तरह से उनका जो है ज़्यादा वो रुचि रहती थी कि भाई कौन विधायक कौन नेता क्या बन रहा है। उस समय जो भी पॉलिटिक्स चलती थी दुनिया देश में, उससे ज़्यादा जुड़े हुए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम में वो शामिल नहीं थे, शामिल जरूर होते थे, कांग्रेस के ये भी थे। लेकिन जो है मेन चीज़ उनका इस तरह से देश का संविधान बन जाए, देश में नए रूल बन जाए, अंग्रेजों को कैसे भगाए, इस चीज़ पे ज़्यादा थी। और ये भी थोड़ा सा गरम दल के ही टाइप के थे, ये भी उतना शांत स्वभाव के नहीं थे। अब बचते हैं हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिसको हम महात्मा गांधी भी कहते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी जी। गांधी जी ही कांग्रेस से भी जुड़े थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ही, तो हमारा राइट आंसर हो गया गांधी जी। नेता सुभाष चंद्र बोस इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनका जो है सही कुछ समय तक तो अंग्रेजों इसके कांग्रेस के साथ अच्छा चला, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस में इनका जो है गांधी जी के साथ कुछ जो है विवाद हुआ और कांग्रेस इन्होंने छोड़ दी थी और अपनी जाके एक अलग जो है फोर्स बना ली थी। तो ये चीज़ हो गई। इस प्रकार एक और देख लो भाई, मान लीजिए जो है क्या होता है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसके जो ऑप्शन होते हैं ना, चारों ऑप्शन देखोगे तो उसमें एक ऑप्शन जो है ऑड इवन टाइप का चलता है, एक एकदम अलग भिन्न तरह का जो है उसमें ऑप्शन दिया जाएगा। भाई यार ये सब कुछ दे रहा है। मान लीजिए कहीं पे किसी की राजधानी पूछ लिया, राजधानी पूछ लिया कि भाई जो है इंडिया की राजधानी क्या है। अब उसमें जो है उसमें दे दिया कि भाई दिल्ली है या फिर कराची है या बांग्लादेश है या कुछ और दे दिया। तो भाई जो अलग चीज़ होती है, हम देखते हैं कि चारों ऑप्शन देख लो उसमें कौन सा सबसे अलग दिख रहा है, सबसे भिन्न टाइप का कौन सा है, उसको देने की ज़रूरत क्या थी भाई एग्जामिनेशन में।
अगर सब कुछ सिंपल सिंपल दे देता भाई, एक ही तरह के देता, तो ऑड कोई चीज़ है, कोई चीज़ अलग भिन्न दिख रही है, सब इंडियन दिख रहे हैं, एक अलग आदमी जो है उसमें सूली जो है दिख रहा है, विदेशी दिख रहा है। क्यों भाई सूली को क्यों दिए हैं? ये पूछ रहा है कि पहला साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। इसमें सब इंडियन दिख रहे हैं, देख लो ऑप्शन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन यही आएगा, इसी तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, हो सकता है कुछ और पूछ ले। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इंडियन है, कैलाश सत्यार्थी इंडियन है, गुलजार जी इंडियन है, सूली परधोम ये इंडियन तो लग ही नहीं रहा, इंडियन है ही नहीं। तो राइट आंसर जो है हम अगर तुक्का मारेंगे तो इस पे मारेंगे और यही सही हो जाएगा, क्योंकि सूली ही है। सूली परधोम जो है फ्रांस का एक जो है साहित्यकार था, जिसे पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अब एक हाँ एक चीज़ और बच रही थी, निगेटिव भी देख लेते हैं भाई। निगेटिव बच रही है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं 0.25% का EMRS में निगेटिव का किया गया है। मान लीजिए आपके 4 क्वेश्चन जो है सही होते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। 4 क्वेश्चन अगर आपने जो है रॉन्ग किया है, रॉन्ग कर दिया, गलत कर दिया है, तो आपका क्या होगा कि 1 सही अंक कट जाएगा। अब देख लीजिए अगर 0.25 अंक कट भी रहा है यार, तो इस निगेटिव से कौन सा असर पड़ रहा है। 4 क्वेश्चन तुम लगाओ, 4 कोई भी ले लो, 4 जो है क्वेश्चन कोई भी दे दो, तुमको कुछ भी नहीं आता, तुमको फारसी दे दिया जाए, ठीक है, फारसी दे दिया, जर्मन दे दिया जाए, 4 क्वेश्चन कि भाई इसमें तू खेल लगा ले, जो भी तुमको आता है तुम लगा लो। तुम तुक्का भी मारोगे तो 4 में से कम जो भाई एक ना एक तो सही हो ही जाएगा। कुछ भी आंख बंद करके मारोगे तो भी 4 में से 1 सही हो जाता है, तो 1 भी सही हो जाएगा तो आपको 1 अंक मिल जाएंगे। 1 अंक, क्योंकि 1 प्रश्न पे 1 अंक मिलता है। और 3 मान लीजिए आपके गलत हो गए, तो 3 हो गए गलत, मतलब जो है 0.5 अंक जो है आपके कट जाएंगे। तो कटने दो भाई, तब भी तो हमारा जो 1 में से अगर हम इतना जो है घटा देंगे तो भी हमारा जो है पॉइंट जो है 2 अंक का प्रॉफिट हो ही रहा है ना भाई। तो 0.25 अंक कटने से या 25% की निगेटिव मार्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनेशन में। आप जो है बेफिक्र होकर एग्जामिनेशन दीजिएगा, बहुत ज़्यादा घबराने जरूरत इसमें नहीं है, बहुत थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन कोई इतना बड़ा स्कोप इसका नेगेटिव का इसमें डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।